हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो जी इंटरमीडिएट के कॉस्टिंग सब्जेक्ट के अंदर एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो टॉपिक है अपना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या वेरिएंस एनालिसिस। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बोल दो या वेरिएंस एनालिसिस बोल दो, एक ही बात है। उससे पहले अपन सबसे पहले ये समझते हैं कि सर अपन इसके अंदर पूरा क्या क्या कवर करेंगे, कहाँ से अपन इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि पूरा का पूरा सीए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, पास्ट ईयर के एग्जाम के क्वेश्चंस, आरटीपी एमटीपी सब कुछ इसके अंदर कवर करेंगे और एक एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है, क्यों इसकी अपने को रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो देखो, अपने को पता है कि आज का मार्केट है वो क्या है कि बहुत ज्यादा कंपटीशन का मार्केट है। मार्केट में इतना कंपटीशन हो गया है कि कंपनी अपने प्रॉफिट बढ़ाने के लिए क्या कर रही है, अलग अलग तरीकों को यूज कर रही है। तो उसी के अंदर क्या है, अपना एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है। तो इसके अंदर अपन क्या करते हैं कि सबसे पहले अपन किसी भी प्रोडक्ट की क्या करते हैं, कॉस्ट को डिसाइड करते हैं कि इतनी कॉस्ट अपनी लगनी चाहिए थी। और उसके बाद में अपन क्या करते हैं, उसको किससे कंपेयर करते हैं, अपनी एक्चुअल कॉस्ट जो अपने प्रोडक्शन के ऊपर लगी है उससे कंपेयर करते हैं। पॉइंट क्लियर है सबको यहाँ तक? सबसे पहले क्या करते हैं इसके अंदर, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर, कि जितनी कॉस्ट लगनी चाहिए किसी भी यूनिट की मैन्युफैक्चरिंग में, उसको अपन डिसाइड करते हैं। उसको क्या बोलते हैं, अपन स्टैंडर्ड कॉस्ट बोलते हैं। उसके बाद में जब एक्चुअल प्रोडक्शन हो जाता है तो एक्चुअल जो डेटा अपने पास आता है उसको किससे कंपेयर करते हैं, एक्चुअल से कंपेयर करते हैं। और इन दोनों का फिर अपन क्या फाइंड आउट करते हैं, डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। और उसके बाद में ये पता लगाते हैं कि क्यों अपनी जो एक्चुअल कॉस्ट आई है वो स्टैंडर्ड कॉस्ट के कंपैरिजन में ज्यादा है या कम है। ठीक है। और उसके बाद में उसके क्या लेते हैं, करेक्टिव एक्शंस लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। आप सबसे पहले इसके अंदर समझेंगे कि सपोज करें कि मैंने कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए मेरा स्टैंडर्ड बनाया। अब ये स्टैंडर्ड कहाँ से बनता है, किस तरह डिसाइड होते हैं, ये सारे पॉइंट अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मैंने फॉर एग्जांपल लिया कि एक यूनिट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए मेरे को कितना मटेरियल चाहिए, 10 किलोग्राम मटेरियल चाहिए। और वो मटेरियल आज के दिन मार्केट में कितने रुपए में मिलता है, मेरे को 3 रुपए पर किलोग्राम मिलता है। पॉइंट क्लियर है? तो इसका मतलब एक यूनिट के प्रोडक्शन के अंदर मेरा कितना अमाउंट लगना चाहिए था, 30 रुपीज लगना चाहिए था। एक्चुअल में जब अपन प्रोडक्शन करेंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि अपना कितना अमाउंट लगे, 30 ही लगे। एक्चुअल का जब डेटा आया तो उससे अपने को पता लगा कि एक यूनिट बनाने के अंदर कितना मटेरियल कंज्यूम कर लिया, 12 किलोग्राम मटेरियल कंज्यूम कर लिया। और क्या रेट से मटेरियल लिया था वो मार्केट से, अपन ने 4 रुपए। पॉइंट क्लियर है? तो किस प्राइस का मटेरियल था, 4 रुपए पर किलोग्राम का। इसका मतलब मेरे कितने रुपए लगे, 48 लगे। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, इतना कॉस्ट लगना चाहिए था। हिंदी के अंदर लिखूं तो इतना कॉस्ट अपना लगना चाहिए था। लगना चाहिए था, चाहिए था। एक्चुअल का मतलब अपने को पता ही है कि एक्चुअल में इतना कॉस्ट अपना लग गया। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, वेरिएंस बोलते हैं। ठीक है। 30 रुपए लगने चाहिए थे, एक्चुअल में कितने रुपए लगा दिए अपन ने, 48 लगा दिए। इसका मतलब कितने रुपए एक्स्ट्रा लग गए मेरे लिए, 18 रुपए एक्स्ट्रा लग गए। ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक सबको? तो इस तरह से अपन क्या करेंगे, एक एक पॉइंट को डिसाइड करते हुए चलेंगे कि कितनी कॉस्ट अपनी लगनी चाहिए थी और कितनी अपन ने एक्चुअल में कॉस्ट इनकर करी है। पॉइंट क्लियर है? क्योंकि मार्केट कंपटीशन इतना हैवी है कि मैं मेरी क्या नहीं बढ़ा सकता हूँ, सेलिंग प्राइस को नहीं बढ़ा सकता हूँ। मेरे को अल्टीमेटली किस पर आना पड़ता है, अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करने पर आना पड़ता है। तो उसी की एक अपनी टेक्निक है, कौन सी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। पॉइंट क्लियर है? ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं इसके अंदर सर कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है, किस तरह से अपने स्टैंडर्ड डिसाइड होते हैं, क्या अपना स्टैंडर्ड कॉस्ट होता है, कितने टाइप के अपने को यहाँ पर वेरिएंस पढ़ने पड़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है अपने पास में, स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है, इट मीन्स अ प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। प्री डिटरमाइंड मतलब पहले से अपनी क्या है, ये कॉस्ट डिसाइड हो रखी है कि इतने रुपए अपने लगने चाहिए थे। विच इज बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस एंड फ्यूचर फैक्टर्स। किसके ऊपर बेस्ड होती है ये, अपनी पास्ट का एक्सपीरियंस के ऊपर और फ्यूचर के फैक्टर्स के ऊपर। मैंने अभी एग्जांपल लिया कि मटेरियल कितने रुपए में मिलेगा, अपने को मिलना चाहिए था 3 रुपए में मिलना चाहिए था। ये अपना फ्यूचर का फैक्टर है। कितना लगना चाहिए मटेरियल, एक यूनिट के आउट बनाने में 10 किलोग्राम लगना चाहिए। तो ये मेरा क्या है, पास्ट का एक्सपीरियंस है।
तो पास्ट एक्सपीरियंस और फ्यूचर फैक्टर्स दोनों को मिलाकर अपन क्या बनाते हैं, अपनी स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड करते हैं। पॉइंट क्लियर है? फ्यूचर फैक्टर्स का मतलब मैंने यहां पर लिख रखा है, फ्यूचर फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, मशीन कंडीशन एंड टाइप्स ऑफ लेबर। क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल का मतलब अगर अपना मटेरियल गुड क्वालिटी का है तो वो क्या करेगा, उसके अंदर लॉस कम होगा। मशीन कंडीशन, अगर ऑटोमेटिक मशीन है या न्यू मशीन है तो वो क्या करेगी, फटाफट से अपना प्रोडक्शन करेगी, टाइम कम कंज्यूम करेगी। इसके अलावा क्या है, टाइप्स ऑफ लेबर। लेबर अपने को आगे अपन जब लेबर वेरिएंस कवर करेंगे तो उस टाइम पर देखेंगे कि लेबर में कितने टाइप के लेबर होती है, 3 टाइप की लेबर होती है। पहली लेबर कौन सी होती है, स्किल्ड लेबर, दूसरी कौन सी होती है, अनस्किल्ड लेबर, और तीसरे नंबर पर कौन सी लेबर होती है, सेमी स्किल्ड लेबर। ठीक है, तो ये जब अपना लेबर का पॉइंट आएगा उस टाइम पर अपन इसको कवर करेंगे। तो अभी तक मैंने सिंपल आपको ये बताया कि स्टैंडर्ड कॉस्ट का क्या मतलब होता है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है, अपनी प्री डिटरमाइंड कॉस्ट होती है, जो कि किसके ऊपर डिसाइड होती है, पास्ट एक्सपीरियंस क्या था मेरा और फ्यूचर में क्या कंडीशन रहने वाली है। आई होप यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है सबको। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं इससे आगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है। स्टैंडर्ड कोस्टिंग क्या होता है, तो स्टैंडर्ड कोस्टिंग क्या होता है, इट इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग टू कैलकुलेट, इट इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग टू कैलकुलेट वेरिएंस बाय कंपेयरिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। किसको किससे कंपेयर करना है अपने को, स्टैंडर्ड कॉस्ट को कंपेयर करना है किससे, एक्चुअल कॉस्ट से। कितना लगना चाहिए था और कितना एक्चुअल में मैंने लगा दिया, उन दोनों का डिफरेंस ही क्या होता है, अपना वेरियांस होता है। पॉइंट क्लियर है? यही मैंने देखो यहाँ पर लिख रखा है कि वेरियांस का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट का डिफरेंस। आई होप ये पॉइंट क्लियर है सबको। ठीक है, तो देखो अगर आपके माइंड में ये है कि सर अपने से कोई इसके अंदर थियरी के अंदर कोई पूछेगा कि स्टैंडर्ड कॉस्ट का क्या मतलब होता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्या मतलब होता है, तो ये पॉइंट अपने से कोई भी एग्जाम में नहीं पूछेगा। अपने को जस्ट किसके लिए ले रहे हैं, अपन इसको नॉलेज के लिए ले रहे हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किस तरह से वर्क करती है। पॉइंट क्लियर है? ठीक है, अब बढ़ते हैं सर अपन इससे आगे नेक्स्ट हेडिंग के ऊपर, प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की क्या प्रोसेस होती है। तो सबसे पहला है, अपन क्या डिसाइड करते हैं, स्टैंडर्ड को अपन डिसाइड करते हैं। स्टैंडर्ड किस तरह से डिसाइड होता है ये मैंने आपको बता दिया। या तो मेरा क्या होगा, पास्ट में कोई एक्सपीरियंस होगा, या मेरा क्या होगा, फ्यूचर की कंडीशंस होगी, जो कि किसको डिसाइड करने में हेल्प करती है, अपनी स्टैंडर्ड को डिसाइड करने में हेल्प करती है। पॉइंट क्लियर है? सेकंड, इसके बाद में क्या करते हैं अपन, सेकंड स्टेप के अंदर, फर्स्ट स्टेप में क्या करा अपन ने, स्टैंडर्ड्स को डिसाइड कर लिया। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं अपन, क्या कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। एक्चुअल कॉस्ट का मतलब इतने अमाउंट अपना एक्चुअल में लग गया। ठीक है, इसके बाद में आता है पॉइंट नंबर थर्ड या स्टेप नंबर थर्ड, कंपेयर करते हैं किसको, एक्चुअल कॉस्ट को अपन कंपेयर करेंगे किससे, स्टैंडर्ड कॉस्ट से कंपेयर करेंगे। जैसे अभी अपन एग्जांपल लिया कि अपने को कितना लगना चाहिए था, 30 रुपए अपना लगना चाहिए था और एक्चुअल में कितना लगा दिया अपन ने, 48 लगा दिया। तो कितना एक्सेस लग गया अपना, 18 रुपए एक्सेस लग गया। पॉइंट क्लियर है? ठीक, इसके बाद में क्या करते हैं अपन, स्टेप नंबर फोर्थ के अंदर, इन्वेस्टिगेट द रीजन फॉर वेरिएंस। इन्वेस्टिगेट करेंगे कि साहब ये जो अपन ने डिसाइड करा था 30 रुपीज लगने चाहिए थे और एक्चुअल में मैंने कितने रुपए लगा दिए, 48 लगा दिए। तो इन दोनों के बीच में जो कितने अमाउंट का डिफरेंस है, 18 का डिफरेंस है, इसके क्या रीजन ऐसे रहे कि अपने कितने रुपए एक्स्ट्रा लग गए, 18 रुपए एक्स्ट्रा लग गए। कौन ऐसा पर्सन है जिसकी लापरवाही की वजह से अपने कितने रुपए एक्सेस लग गए, 18 रुपए लग गए। क्योंकि सिंपल पॉइंट है कि अगर अपनी कॉस्ट इंक्रीज होगी तो अल्टीमेटली अपना क्या डिक्रीज होगा, प्रॉफिट डिक्रीज होगा। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक सबको? इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग आता है, मतलब कि नेक्स्ट स्टेप आता है, डिस्पोजिशन ऑफ वेरिएंस। इसके बाद में क्या करते हैं कि अगर वेरिएंस अपने पास में आ गए हैं तो उससे रिलेटेड जो उसका रेलिवेंट अकाउंट है उसके अंदर अपन उसको क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। पॉइंट क्लियर है? तो सबसे पहले अभी तक मैं अपन ने डिस्कस क्या करा है कि सर स्टैंडर्ड कॉस्ट किस तरह डिसाइड होती है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड किस तरह से होती है, पास्ट एक्सपीरियंस और फ्यूचर फैक्टर्स पर। सेकंड अपना था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है, एक कॉस्टिंग की ऐसी मेथड है जिसके अंदर अपन क्या करते हैं,
स्टैंडर्ड कॉस्ट और किसको कंपेयर करते हैं, एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करते हैं, और उससे क्या पता लगाते हैं कि वेरिएंस कितना हुआ। वेरिएंस का मतलब क्या है, डिफरेंस कितना। ठीक है, अब अभी अपन आगे इसको कवर करेंगे कि वेरिएंस अपने कितने टाइप के हो सकते हैं। कई बार क्या होता है कि फेवरेबल आएगा, कई बार क्या होगा, एडवर्स आएगा। अगर अपन इसी एग्जांपल में बात करें, तो इस एग्जांपल के हिसाब से अगर मैं ये बोलूं आपको, कितने रुपए लगने चाहिए थे मेरे, 30 लगने चाहिए थे, और एक्चुअल में कितने लगा दिए मैंने, 48 लगा दिए। तो कितने रुपए एक्स्ट्रा लगाए, 18। ये 18 क्या हुआ, एडवर्स हो गया मेरे लिए। एडवर्स क्यों हो गया, या आप ये बोल दो कि नेगेटिव हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि अपनी कॉस्ट क्या हो गई, 18 रुपए से एक्स्ट्रा लग। पॉइंट क्लियर है, ठीक। इसके बाद में सर आता है अपने पास में नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस अपने पास में कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं वेरिएंस अपने कितने टाइप से हो सकते हैं। दो टाइप से हो सकते हैं। पहला किसके बेस पर होता है, वेरिएंस अपना रेवेन्यू के ऊपर होता है। और सेकंड नंबर पर अपना जो वेरिएंस आता है, वो किस बेसिस पर आता है, अपना कॉस्ट के बेसिस पर। तो फर्स्ट वेरिएंस अगर मैं आपको बोलूं कौन सा वेरिएंस होगा, रेवेन्यू वेरिएंस। रेवेन्यू वेरिएंस का यहाँ पर क्या मतलब है कि वो किसको डील करेगा, सेल्स वेरिएंस को डील करेगा। रेवेन्यू वेरिएंस मतलब सिंपली क्या है, सेल्स वेरिएंस। क्योंकि सेल्स के अंदर क्या होता है, अगर अपन प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो अपने पास में क्या आता है, इनकमिंग होती है, पैसा आता है अपने पास में, इसलिए इस वेरिएंस को क्या बोला जाता है, सेल्स वेरिएंस। नेक्स्ट आता है अपने पास में कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस अगर अपन सिंपली बात करें तो कितने टाइप से हो सकते हैं, तीन टाइप से हो सकते हैं। पहला कौन सा होता है, मटेरियल। दूसरा कौन सा होता है, लेबर। और तीसरा कौन सा होता है, ओवरहेड। पॉइंट क्लियर है। और सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, वो ओवरहेड वेरिएंस में ही प्रॉब्लम आती है। क्यों, क्योंकि ओवरहेड भी अपने को पता है कि कितने टाइप से होते हैं अपने पास में, दो टाइप से होते हैं। एक होता है अपने पास में वेरिएबल ओवरहेड, एंड सेकंड कौन सा होता है अपने पास में, फिक्स्ड ओवरहेड। और सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है वो कौन से वेरिएंस में आती है, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस में। ठीक है, अपन एक एक पॉइंट को उसको डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे कि किस तरह से अपने वेरिएंस कैलकुलेट होते हैं। पॉइंट क्लियर है। तो अभी रेवेन्यू के हिसाब से वेरिएंस है उसको क्या बोला जाता है, सेल्स वेरिएंस। और कॉस्ट के हिसाब से जो वेरिएंस आते हैं उनको क्या बोलते हैं, कॉस्ट के वैसे कितने एलिमेंट होते हैं, तीन ही एलिमेंट होते हैं। पहला क्या होता है, मटेरियल। सेकंड क्या होता है, लेबर। और थर्ड नंबर पर क्या होता है, ओवरहेड। पॉइंट क्लियर है सबको, ठीक है। अब यहाँ से अपना पहला वेरिएंस स्टार्ट होता है। सबसे फर्स्ट नंबर का वेरिएंस स्टार्ट कर रहा हूं मैं, कौन सा वेरिएंस होगा, वो मेरा मटेरियल वेरिएंस। पॉइंट क्लियर है। क्योंकि कॉस्ट का सबसे फर्स्ट एलिमेंट भी कौन सा होता है, मटेरियल होता है। क्लियर है। तो मटेरियल वेरिएंस क्या होता है, कितने टाइप के मटेरियल वेरिएंस हो सकते हैं, ये सारे पॉइंट अपन डिटेल में डिस्कस करते हुए अब चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं मटेरियल वेरिएंस। तो मटेरियल वेरिएंस जो आता है, उसमें सबसे फर्स्ट नंबर का जो आता है वो कौन सा आता है अपने पास में, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। एक एक पॉइंट को डिटेल में लिखते हुए और समझते हुए चलेंगे, मेरे साथ में आप लोग नोट करेंगे। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, अभी मैंने एग्जांपल दिया था उसके हिसाब से मैंने आपसे बोला था कि एक यूनिट बनाने का मेरा स्टैंडर्ड डिसाइडेड था कितने किलो लगेगा, 10 किलोग्राम लगेगा। और क्या रेट का था वो, 3 के हिसाब से। इसका मतलब कितने रुपए लगने चाहिए थे मेरे, 30 रुपीज लगने चाहिए थे। एक्चुअल में मैंने कितने रुपए लगा दिए थे, 12 किलोग्राम मैंने मटेरियल यूज करा था। और क्या रेट से खरीद के लाया उसको मैं, 4 रुपए के हिसाब से। इसका मतलब कितने में खरीद के लाया मैं उसको, 48 में। ये पॉइंट क्लियर है। तो 30 मेरे लगने चाहिए थे और एक्चुअल में मैंने कितने लगा दिए, 48 लगा दिए। तो कितने रुपए एक्स्ट्रा लगे अपने, 18 रुपीज अपने एक्स्ट्रा लग गए। ये पॉइंट क्लियर है। तो सिंपली अगर मैं आपको बोलूं कि 18 रुपीज है, इसी को क्या बोलते हैं अपन, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। पॉइंट क्लियर है। लगना चाहिए था मेरा 30 रुपए और एक्चुअल में मैंने कितना लगा दिया, 48 रुपए लगा दिया। ये पॉइंट क्लियर है, ठीक। डिटेल में अभी अपन इसको पूरा लिखते हुए समझते हुए कवर करेंगे, और इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है उसके अपन न्यूमेरिकल भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला वेरिएंस मैंने कौन सा बताया, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। लगना चाहिए था 30 रुपए और एक्चुअल में मैंने कितना लगा दिया, 48 लगा दिया। अब देखो अपने कितने रुपए एक्स्ट्रा लगे, 18 रुपए एक्स्ट्रा लगे। इस 18 रुपए के लिए कितने पर्सन या कितने अपन वेरिएंस
मतलब कितनी पार्टीज को अपन इन्वॉल्व कर सकते हैं। इसमें दो पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है। पहला क्या होता है, किसकी वजह से आया अपने पास में वेरिएंस, पहला जो आ रहा है पॉइंट वो क्या आता है, किसकी वजह से हो सकता है ये वेरिएंस, प्राइस की वजह से होता है। ठीक है, प्राइस की वजह से होता है। मैंने सोचा था कितने रुपए के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से मटेरियल खरीदूंगा, मैं 3 रुपए के हिसाब से खरीदूंगा, लेकिन एक्चुअल में मैंने कितने के हिसाब से खरीदा, 4 रुपए के हिसाब से खरीदा। इसका मतलब कितने रुपए एक्स्ट्रा पे करे मैंने पर किलोग्राम, ₹1 एक्स्ट्रा पे किया। ये पॉइंट क्लियर है। तो प्राइस की वजह से जो वेरिएंस आएगा वो कौन सा वेरिएंस बोलते हैं, उसको अपन मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है। इसके बाद में बढ़ते हैं अपन सेकंड नंबर पर, जो आता है कॉस्ट वेरिएंस जो बनता है, उसके कितने पार्ट, अगर सिंपली मैं बोलूं दो पार्ट बन सकते हैं। पहला किसकी वजह से, प्राइस की वजह से, और दूसरा यूसेज या क्वांटिटी की वजह से। यूसेज बोल दो या क्वांटिटी की वजह से। अब ध्यान से समझना इस पॉइंट को। मैंने कितना सोचा था मटेरियल कंज्यूम करूंगा, 10 किलोग्राम कंज्यूम करूंगा, ये मेरा क्या डिसाइडेड था, स्टैंडर्ड डिसाइडेड था। लेकिन एक्चुअल में मैंने कितना कंज्यूम करा, 12 किलोग्राम कंज्यूम करा। कितना एक्सेस कंज्यूम कर लिया मैंने, 2 किलोग्राम एक्सेस कंज्यूम करा। तो जो क्वांटिटी या यूसेज की वजह से वेरिएंस आता है, उसी वेरिएंस को अपन क्या बोलते हैं, यूसेज वेरिएंस या क्वांटिटी वेरिएंस। ठीक है। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है कि सर अपने पास में अगर एक ही कैटेगरी का मटेरियल दे रखा है, जैसे मैंने एग्जांपल में लिया कि एक ही मटेरियल है मेरे पास में, जिसको कितना लगाना चाहिए था, 10 किलो, क्या प्राइस से खरीदना चाहिए था 3 के हिसाब से, और मैंने एक्चुअल में कितना लगाया, 12 किलोग्राम, क्या प्राइस से खरीद कर लाया मैं, 4 के हिसाब से। अगर अपने पास में एक ही कैटेगरी का मटेरियल दे रखा है, तो मैक्सिमम अपन कितने वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं सर, अपन मैक्सिमम कितने वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला वेरिएंस कौन सा होगा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस को फिर फर्दर मैं कितने पार्ट में ब्रेकअप कर दूंगा, उसका दो पार्ट में। पहला किसकी वजह से, प्राइस की वजह से, और दूसरा किसकी वजह से, यूसेज की वजह से। आई होप यहां तक का पॉइंट सबको क्लियर है। ठीक है। अब अगर सर अपने पास में मटेरियल एक से ज्यादा कैटेगरी के हों, मतलब मटेरियल मेरे को दे रखा है, ए भी दे रखा है, मटेरियल बी भी दे रखा है, और मटेरियल सी भी दे रखा है, तब अपन क्या करेंगे, आगे यूसेज वेरिएंस या क्वांटिटी वेरिएंस को फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे। मतलब उसके कितने पार्ट और बनाएंगे, दो पार्ट और बनाएंगे, जिसमें पहला क्या होगा अपने पास में, मिक्स वेरिएंस। क्योंकि सिंपल है कि मैं मिक्स कब कर सकता हूं, अगर मेरे पास में मोर देन वन टाइप ऑफ मटेरियल से होंगे। एक से ज्यादा कैटेगरी का मटेरियल होगा तभी अपन क्या कर सकते हैं, उसको मिक्स कर सकते हैं। अगर सिंगल कैटेगरी का मटेरियल है, एक ही कैटेगरी का मटेरियल है, तो अपन उसको मिक्स नहीं कर सकते। ये पॉइंट क्लियर है सबको। तो अगर अपने पास में मोर देन वन कैटेगरी के मटेरियल होंगे, तो अपन मैक्सिमम कितने वेरिएंस फिर उस केस में कैलकुलेट कर सकते हैं, 5 वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर है। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर एक ही कैटेगरी का मटेरियल है, तो अपन मैक्सिमम कितने वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे, 3 वेरिएंस। और अगर अपने पास में एक से ज्यादा कैटेगरी के मटेरियल होंगे, तो अपन कितने वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे, पूरे वेरिएंस, पूरे इन द सेंस कितने होंगे वो, 5 वेरिएंस हो सकते हैं। पहला क्या होगा, कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस के कितने पोर्शन करूंगा मैं, दो पोर्शन। पहला किसकी वजह से, कॉस्ट की वजह से, और दूसरा किसकी वजह से, यूसेज या क्वांटिटी की वजह से। लेकिन अगर मान लो अपने पास में एक से ज्यादा मटेरियल थे, तो अपन फिर आगे और यूसेज वेरिएंस को एनालाइज करेंगे कि मिक्स की वजह से कितना पोर्शन आ रहा है, और दूसरे को क्या बोलते हैं अपन, यील्ड वेरिएंस बोल दो या सब मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस बोल दो, एक ही बात है। या तो आप क्या बोल दो, मटेरियल यील्ड वेरिएंस, या क्या बोल दो, मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस बोल दो, एक ही बात है। ये पॉइंट क्लियर है सबको, ठीक है सर। तो अभी तक का पॉइंट सबको क्लियर है मेरे हिसाब से। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मटेरियल वेरिएंस को कंप्लीट करेंगे, फिर अपन बढ़ेंगे किसके ऊपर, लेबर के, फिर बढ़ेंगे किसके ऊपर, ओवरहेड में। ओवरहेड मैंने आपको बता दिया कितनी कैटेगरी के मिलेंगे, दो कैटेगरी के। पहला कौन सा होता है, वेरिएबल ओवरहेड, और दूसरा कौन सा होता है, फिक्स्ड ओवरहेड। पॉइंट क्लियर है, ठीक है सर। सर अपन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला वेरिएंस लिखना। तो आप मेरे साथ में लिखेंगे, मटेरियल, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस,
मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। इसमें लिखेंगे एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, actual cost of material may be different, may be different, actual cost of material may be different from standard cost, from standard cost due to following two reasons। दो ही वजह से हो सकती है, due to following two reasons, due to following two reasons। ये मैंने आपको बताया था। पहले नंबर पर कौन सा होता है, या तो क्या होता है प्राइस के अंदर चेंज हो गया हो, और दूसरा क्या होता है क्वांटिटी के अंदर चेंज हो गया हो। ये करके लिखेंगे चेंजेज इन प्राइस, चेंजेज इन प्राइस, एंड सेकंड लिखेंगे चेंजेज इन क्वांटिटी। प्राइस की वजह से कितना पोर्शन है आ रहा है वेरिएंस में, और दूसरा क्या है क्वांटिटी की वजह से कितना पोर्शन आ रहा है। पॉइंट क्लियर है? आगे लिखेंगे प्राइस में जो चेंज होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, प्राइस वेरिएंस। आगे लिखेंगे चेंजेज इन प्राइस, चेंजेज इन प्राइस ऑफ मटेरियल, changes in price of material is known as, is known as material price variance। पॉइंट क्लियर है सबको? प्राइस की वजह से जितना चेंज हुआ है स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में, उसको क्या बोलते हैं अपन, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। इसके बाद में लिखेंगे चेंजेज इन क्वांटिटी, चेंजेज इन क्वांटिटी ऑफ मटेरियल is known as, is known as material usage variance। पॉइंट क्लियर है? कॉस्ट वेरिएंस है, कॉस्ट वेरिएंस के कितने पोर्शन होंगे, दो पोर्शन होंगे। पहला क्या होगा प्राइस में चेंज, और दूसरा क्या होगा क्वांटिटी में चेंज। ये पॉइंट क्लियर है? अब सर अपने एग्जाम में क्या आएगा कि अपने से कैलकुलेट कराएगा कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना है, किस तरह से उसको अपन कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए अपन क्या बनाएंगे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट को क्या करेंगे अपन कंपेयर करेंगे, और जो जो दोनों में डिफरेंस होगा उसी को अपन क्या बोल देंगे, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बोलेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे मेरे साथ में मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस किस तरह से कैलकुलेट होता है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस अपन किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल इसमें से माइनस कर देंगे क्या, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। एक्चुअल में अपन ने कितना मटेरियल खर्च करा, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? अब ध्यान से समझेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो क्या किस तरह कैलकुलेट करेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना मटेरियल लगना चाहिए था, इनटू स्टैंडर्ड प्राइस किस प्राइस में वो खरीदना चाहिए था, इसको क्या बोलेंगे अपन, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल। पॉइंट क्लियर है? इसमें से माइनस क्या कर देंगे अपन, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। एक्चुअल कॉस्ट किस तरह कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी का मटेरियल अपन ने कंज्यूम किया है, मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्राइस किस प्राइस में वो मटेरियल मैं खरीद कर लाया। ये पॉइंट क्लियर है सबको? तो स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, इन दोनों का डिफरेंस ही क्या बोला जाता है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस।
अब इसके बाद में जो सबसे मेन पॉइंट आता है, वो पॉइंट आप लिखेंगे कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब क्या है, किस तरह से अपन इसको कैलकुलेट करेंगे। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं पहले आपको, फिर अपन इसको लिखते हैं। जैसे आप ध्यान से समझेंगे, ये मेरा स्टैंडर्ड बना हुआ था, ये मेरा स्टैंडर्ड बना हुआ है कि 10 किलोग्राम मटेरियल लगना चाहिए 1 यूनिट के प्रोडक्शन में, और क्या प्राइस का होगा वो ₹3 पर किलोग्राम। इसका मतलब सिंपली स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी हो गई, 30। कितनी यूनिट के लिए अपन ने स्टैंडर्ड बना रखा है, 1 यूनिट के लिए, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, आउटपुट। ये पॉइंट क्लियर है। आउटपुट मैंने यहां पर क्या लिखा, 1 यूनिट। ठीक है। अब जब एक्चुअल में अपन काम करेंगे, तो एक्चुअल में अपन ने क्या, कितना मटेरियल यूज कर लिया, सपोज करो अपन ने मटेरियल यूज कर लिया कितना, 1200 किलोग्राम। क्लियर है। 1200 किलोग्राम मटेरियल अपन ने यूज कर लिया, और किस प्राइस से मैं खरीद कर लाया था उसको, ₹4 पर किलोग्राम। क्लियर है। एक्चुअल में जब मेरा प्रोडक्शन हुआ, तो मेरे को ये पता लगा कि जो मेरा एक्चुअल आउटपुट आया है, वो एक्चुअल आउटपुट कितना था, 100 यूनिट्स का था। अब सबसे पहला पॉइंट ये आता है आपके माइंड में कि सर ये तो आउटपुट दे रखा है अपने को कितने यूनिट के लिए, 1 यूनिट के लिए, और ये दे रखा है कितने यूनिट के लिए, 100 यूनिट्स के लिए। तो आप ये बताएं कि दोनों का क्या बेस सेम है क्या। दोनों का बेस यहाँ पर सेम नहीं है, इसलिए दोनों यहाँ पर अपन क्या है, एज इट इज कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं कंपेयर करूंगा तो मेरे को स्टैंडर्ड जो बनाना है वो भी कितने यूनिट का चाहिए, जितना मेरा एक्चुअल में आउटपुट आया है। एक्चुअल आउटपुट कितना है, 100 का आया। तो मैं जो स्टैंडर्ड बनाऊंगा वो भी कितने पर लेकर आऊंगा, मैं 100 के ऊपर लेकर आऊंगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो आता है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपन किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो आप लिखेंगे मेरे साथ में, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, इसमें लिखेंगे इट मीन्स material required, it means material required for actual output। एक्चुअल आउटपुट के लिए कितना मटेरियल अपने को रिक्वायर्ड था, उसको कंपेयर करेंगे किससे, एक्चुअल में जितना मटेरियल अपन ने कंज्यूम करा है। पॉइंट क्लियर है। अब ये ध्यान से समझेंगे कि किस तरह से अपन स्टैंडर्ड क्वांटिटी को कैलकुलेट करेंगे। देखो अपन ने जो स्टैंडर्ड बना रखा था, 10 किलोग्राम मटेरियल लगाऊंगा तो उससे कितनी यूनिट बनेगी, मेरी 1 यूनिट का प्रोडक्शन होगा। 10 किलोग्राम मटेरियल लगाऊंगा तो कितनी यूनिट बनेगी, 1 यूनिट। एक्चुअल में मैंने कितनी यूनिट बनाई है, 100 यूनिट बनाई है। तो 100 यूनिट के लिए मेरे को कितना स्टैंडर्ड होगा, मतलब कितना मटेरियल चाहिए था, कितना हो गया, 1000 किलोग्राम। आई होप ये पॉइंट क्लियर है सबको। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब क्या है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो गलत करते हैं वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी को गलत करते हैं। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब क्या होगा, मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट के लिए अपने को कितना मटेरियल चाहिए था। ये पॉइंट क्लियर है। अब अगर अपन इसमें कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करना चाहें इसी एग्जांपल के अंदर, तो मैं किस तरह कैलकुलेट करूंगा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, शॉर्ट में क्या बोलेंगे, एमसीवी, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। कितना स्टैंडर्ड क्वांटिटी है मेरा, 1000 किलो। क्या प्राइस का था वो, डिसाइड क्या हो रखा था, ₹3। इसका मतलब मेरा कितना लगना चाहिए था, ₹3000 अमाउंट लगना चाहिए था। एक्चुअल में मैंने कितना लगा दिया, 100 यूनिट के प्रोडक्शन में 1200 किलोग्राम लगा दिया मटेरियल, और क्या प्राइस से खरीद के लाया था, ₹4 के हिसाब से। सिंपली क्या है, कितना लगना चाहिए था, 3000, और कितना लगा दिया अपन ने, 4800। इसका मतलब डिफरेंस कितना आ रहा है, 1800 का डिफरेंस आ रहा है। ये पॉइंट क्लियर है। 1800 का डिफरेंस आ रहा है। अब ये बताओ कि 1800 का जो अमाउंट आ रहा है, ये कंपनी के लिए फेवरेबल है या एडवर्स है, मतलब नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव होगा तो उसको कौन सा वेरिएंस बोलते हैं अपन, एडवर्स बोलते हैं।
और अगर पॉजिटिव होगा तो उसको क्या बोलेंगे अपन, फेवरेबल वेरिएंस। तो देखो 3,000 लगना चाहिए था, और उस काम को करने में कितना अमाउंट ब्लॉक हुआ मेरा, कितना लगा, 4800 लगा। इसका मतलब कितना एक्स्ट्रा लगा दिया, 1800। इस 1800 को क्या बोलेंगे, एडवर्स। और शॉर्ट में इसको डिनोट किससे करेंगे अपन, ए से डिनोट करेंगे। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। एक बार मैं पूरा वापिस बता रहा हूं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस किस तरह से कैलकुलेट होता है, क्या स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब होता है, क्योंकि ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, जब अपन लेबर वेरिएंस में चलेंगे तो वहां पर अपन क्वांटिटी को किससे रिप्लेस कर देंगे, आवर्स से रिप्लेस कर देंगे। क्लियर है? तो वहां पर क्या करेंगे, स्टैंडर्ड आवर्स करेंगे। ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो होता है वो किसकी वजह से होता है, दो फैक्टर की वजह से हो सकता है। या तो कोई प्राइस के अंदर चेंज हो गया हो, या किसके अंदर चेंज हो गया, कोई क्वांटिटी के अंदर चेंज हो गया हो। इन दो फैक्टर से मिलकर क्या बनता है अपना मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है, प्राइस की वजह से चेंज होता है, उसको क्या बोलते हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। और जो क्वांटिटी या यूसेज की चेंज की वजह से आता है उसको क्या बोलते हैं, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। क्लियर है? कैलकुलेट किस तरह से करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल, इसमें से माइनस क्या कर देंगे, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। पॉइंट क्लियर है? स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल किस तरह कैलकुलेट करेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। एस क्यू का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। एस पी का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड प्राइस। ए क्यू का क्या मतलब होता है, एक्चुअल क्वांटिटी। एपी का क्या मतलब होता है, एक्चुअल प्राइस। फिर बात आती है कि सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी किसके लिए कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट होगी। आप ये कंफर्म मान के चलना, एग्जाम में ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपने को खुद को कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है। तो यह जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि 1 यूनिट बनाने के लिए मेरा स्टैंडर्ड डिसाइडेड था कितना किलो मटेरियल यूज करूंगा, 10 किलोग्राम। और क्या प्राइस का होगा वो, 3 रुपए का। और आउटपुट कितना था, वो 1 यूनिट था। एक्चुअल में मैंने कितने यूनिट का प्रोडक्शन करा, 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन करा। उसके लिए मैंने कितना मटेरियल यूज करा, 1200 किलोग्राम। और क्या प्राइस का था वो, 4 रुपए का। पॉइंट क्लियर है? तो जो अपने पास में आउटपुट 1 यूनिट पर दे रखा है, सबसे पहले अपन उसको किस पर लाएंगे, जितना एक्चुअल आउटपुट है उसके इक्वल लेकर आएंगे। ये पॉइंट क्लियर है? क्योंकि सिंपल एक पॉइंट मैं आपसे बोलता हूं कि आप सीए इंटरमीडिएट के अंदर हो, और अगर आप कंपेयर करो, अगर मैं कंपेयर करता हूं कि सीए इंटर का बच्चा है एक तो, और एक है 8th क्लास का बच्चा, तो क्या ये दोनों कंपेरेबल है, क्या दोनों कंपेरेबल नहीं है। क्योंकि कंपेयर करने के लिए क्या है, सीए इंटर के साथ में किसको कंपेयर करूंगा, सीए इंटर होना चाहिए। और 8th क्लास के बच्चे को मैं किसके साथ कंपेयर करूंगा, 8th क्लास के बच्चे के साथ कंपेयर करूंगा, तभी एक्चुअल पोजीशन मेरे को पता लगेगी। क्लियर है? इसलिए अपन क्या करते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी किसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं, हमेशा एक्चुअल आउटपुट में। क्लियर है? ठीक। तो आई होप मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस तक कोई भी डाउट नहीं है किसी को भी। अब अपन बढ़ते हैं सर सेकंड वेरिएंस के ऊपर। सेकंड वेरिएंस जो आता है अपना, वो किसकी वजह से आता है, मतलब कौन सा होगा वो सेकंड वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, इसके अंदर आप लिखेंगे मटेरियल प्राइस वेरिएंस। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये किसका पार्ट होता है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का ही तो पार्ट होता है। कॉस्ट वेरिएंस कितने तरह से बनता है, प्राइस की वजह से और यूसेज की वजह से। तो ये उसी का पार्ट है। तो इसमें आप लिखेंगे दैट पार्ट ऑफ इट इज दैट पार्ट ऑफ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस it is that part of material cost variance which arise due to change in change in ड्यू टू डिफरेंस इन लिख लेंगे, ड्यू टू डिफरेंस इन कर लेंगे, ड्यू टू डिफरेंस ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड प्राइस एंड एक्चुअल प्राइस।
एंड एक्चुअल प्राइस। अब सर पॉइंट आता है कि प्राइस वेरिएंस आ गया, ठीक है, प्राइस वेरिएंस मान के चलो एडवर्स आ गया, मतलब नेगेटिव आ गया, तो मटेरियल, पूरी कंपनी का मटेरियल परचेज करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होती है? कंपनी का जो परचेज डिपार्टमेंट होता है, उसका जो सीनियर होता है, जो उसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, वही पूरा का पूरा क्या करता है? मटेरियल को परचेज करता है। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस के लिए अब कहीं ना कहीं तो अपन क्या करेंगे? रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेंगे। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? परचेज डिपार्टमेंट रेस्पॉन्सिबल होता है। आगे लिखेंगे इसके अंदर मटेरियल, या इस तरह से लिख लेंगे, परचेज डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट विल बी रेस्पॉन्सिबल, परचेज डिपार्टमेंट विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस के लिए किसको रेस्पॉन्सिबल बनाएंगे अपन? परचेज डिपार्टमेंट को रेस्पॉन्सिबल बनाएंगे। पॉइंट क्लियर है? क्यों बनाएंगे? क्योंकि जितना भी मटेरियल परचेज किया था वो किसने परचेज किया था? परचेज मैनेजर ने परचेज किया था। तो परचेज मैनेजर ने हो सकता है कि सही से क्या नहीं करी हो, वेंडर का सिलेक्शन नहीं करा हो, सही से कोटेशन नहीं ली हो, सही से क्या नहीं करा हो, बार्गेनिंग नहीं करी हो, इसलिए उन्होंने क्या कर लिया? महंगा मटेरियल खरीद लिया, और जिसकी वजह से अपने क्या आ गया? वेरियांस नेगेटिव आ गया। अब पॉइंट ये आता है कि मटेरियल प्राइस वेरियांस है, वो किस तरह से अपन कैलकुलेट करेंगे। तो आप मेरे साथ में लिखेंगे मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस किस तरह से अपन कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आता है कि स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस मतलब अपन ने ये डिसाइड कर रखा था कि इतने रुपए पर किलोग्राम में मटेरियल मिल जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं अपन? स्टैंडर्ड प्राइस। एक्चुअल में क्या होगा कि महंगा या सस्ता मटेरियल खरीद लिया। सस्ता खरीदा है तो भी किसने खरीदा होगा? परचेज मैनेजर ने खरीदा होगा। महंगा खरीदा है तो भी किसने खरीदा है? परचेज मैनेजर ने। ये पॉइंट क्लियर है? ठीक। स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस का डिफरेंस। और कितना मटेरियल? तो जितना मटेरियल उसने खरीदा था, जिसको क्या बोलते हैं अपन? एक्चुअल क्वांटिटी। क्योंकि जितना भी मटेरियल खरीदा था, वो सारा का सारा मटेरियल किसने खरीदा था? परचेज मैनेजर ने खरीदा था। ये पॉइंट क्लियर है? इससे क्या कर देंगे अपन? मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या होगा कि मान के चलते हैं अपन की वेरियांस अपना क्या आ गया? एडवर्स आ गया। तो परचेज मैनेजर को मैनेजमेंट बुलाएगा कि साहब आपने महंगा मटेरियल क्यों खरीदा? तो परचेज मैनेजर भी तो अपनी क्या रखेगा? अपनी बात रखेगा। वो ये बोलेगा कि साहब मैंने तो क्या करा था, ये देखो कि कोटेशन भी प्रॉपर ले रखी है, निगोशिएशन भी करा था, और वेंडर का सिलेक्शन भी सही किया था। लेकिन क्या हुआ कि मार्केट में क्या बढ़ गई? जीएसटी की रेट इंक्रीज हो गई, मतलब मटेरियल के ऊपर कोई नई रेट इंप्लीमेंट हो गई। तो इसकी वजह से क्या हो गया? मटेरियल आपका महंगा हो गया। तो मैनेजमेंट को अगर ये लगता है कि ओके, कि परचेज मैनेजर की इसमें कोई भी नेग्लिजेंस नहीं है, कोई भी लापरवाही नहीं है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज जो मैनेजमेंट है वो इस अमाउंट को कहां से कवर करेगा? परचेज मैनेजर से कवर करेगा। ये पॉइंट क्लियर? ठीक है। ये कौन से केस में होता है? जब अपना प्राइस वेरिएंस क्या आता है? एडवर्स आता है। ठीक है। इसके बाद में अगर मैं रिवर्स सिचुएशन कर देता हूं कि मैंने सोचा था कि कितने रुपए के हिसाब से मिलना चाहिए था मटेरियल, 3 के हिसाब से, और परचेज मैनेजर उसको खरीद लाया कितने के हिसाब से? 2.5 के हिसाब से। इसका मतलब उसने क्या करे होंगे? एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए होंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए होंगे। तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए हैं तो उसको क्या मिलना चाहिए? उसका रिवॉर्ड मिलना चाहिए। रिवॉर्ड इन द सेंस उसको क्या मिलेगा? बोनस मिल सकता है, हो सकता है कि कोई सैलरी के अंदर इंक्रीमेंट हो जाए, हो सकता है कि कोई उसका क्या हो जाए? प्रमोशन हो जाए। ये पॉइंट क्लियर है? अगर एडवर्स वेरिएंस आ रहा है तो भी किसको रेस्पॉन्सिबल है? परचेज मैनेजर। और अगर फेवरेबल वेरिएंस आ रहा है तो रिवॉर्ड के लिए भी कौन रेस्पॉन्सिबल होगा? परचेज मैनेजर। ये पॉइंट क्लियर है सबको? ठीक। अब अपन बात करते हैं अपने एग्जाम्पल के हिसाब से कि अपने एग्जाम्पल के हिसाब से अपना प्राइस वेरिएंस कितना था। ठीक। अपने एग्जाम्पल के हिसाब से प्राइस वेरिएंस अपना कितना था। तो देखो अपना क्या था? स्टैंडर्ड प्राइस क्या डिसाइडेड था? 3 रुपए। और एक्चुअल में कितने में खरीद के लाया? वो 4 के हिसाब से। तो अगर मैं यहाँ पर इस रखता हूँ इस फॉर्मूले के अंदर, स्टैंडर्ड प्राइस कितना? 3 रुपए।
और एक्चुअल में कितने में खरीदा, 4 के अंदर। अब पॉइंट ये आता है कि कितना मटेरियल खरीदा, तो जितनी रिक्वायरमेंट थी सारा मटेरियल, इन द सेंस कितना, 1200 किलोग्राम, 1200। इसका मतलब जो अपना कॉस्ट वेरिएंस आ रहा था 1800 का एडवर्स, उसके अंदर 1200 रुपए की लापरवाही तो किसकी आ रही है, परचेज डिपार्टमेंट की आ रही है, मतलब परचेज मैनेजर की लापरवाही आ रही है। इसकी वजह से अपना प्राइस वेरिएंस की वजह से कितने रुपए एक्स्ट्रा लगे, 1200 रुपए एक्स्ट्रा कर चुके। ये पॉइंट क्लियर है सबको? ठीक है। अब ये हुआ अपना कौन सा वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस। एसपी का क्या मतलब है, सॉरी, स्टैंडर्ड प्राइस। एपी का क्या मतलब है, एक्चुअल प्राइस। और क्वांटिटी कौन सी लेंगे, हमेशा एक्चुअल क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि जितना भी मटेरियल परचेज किया है वो सारा मटेरियल किसने परचेज करा है, परचेज मैनेजर ने करा है। ये पॉइंट क्लियर है? कई बच्चों को कंफ्यूज रहता है कि सर इसमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्यों नहीं आती है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्यों नहीं आएगी, इसका मैंने आपको रीजन बता दिया है। क्लियर है? जो भी मटेरियल परचेज हुआ है वो किसके थ्रू हुआ है, परचेज डिपार्टमेंट के थ्रू हुआ है। ये पॉइंट क्लियर है? ठीक। इसके बाद में अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट वेरिएंस के ऊपर। तो नेक्स्ट वेरिएंस कौन सा आएगा, देखो सबसे पहले कौन सा वेरिएंस लिया था, कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस के मैंने कितने पोर्शन करे थे, 2 पोर्शन। पहला किसकी वजह से, प्राइस की वजह से, और दूसरा अब जो आ रहा है वो किसकी वजह से आएगा, यूसेज या क्वांटिटी की वजह से। तो जिसको अपन क्या बोलते हैं, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। यूसेज बोल दो, क्वांटिटी बोल दो, एक ही बात है। मटेरियल यूसेज वेरिएंस। यूसेज वेरिएंस भी किसका पार्ट होता है, कॉस्ट वेरिएंस का ही पार्ट होता है। तो इसमें भी वही लिखेंगे अपन, इट इज दैट पार्ट ऑफ, इट इज दैट पार्ट ऑफ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, it is that part of material cost variance which arise due to due to difference between difference between standard quantity standard quantity and actual quantity, due to difference between standard quantity and actual quantity। पॉइंट क्लियर है सबको? तो कॉस्ट वेरिएंस का ही पार्ट होता है, जो किसकी वजह से आता है, क्वांटिटी या यूसेज की वजह से। अब ये अपन कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप मेरे साथ में लिखेंगे मटेरियल यूसेज वेरिएंस। अच्छा, एक पॉइंट और लिखते हैं इसमें सबसे पहले, कि यूसेज वेरिएंस के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है। अब समझेंगे ध्यान से इसको। कंपनी में जितना भी प्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, प्रोडक्शन मैनेजर के थ्रू होता है। जैसे अपन ने डिसाइड करा था अपने एग्जाम्पल के अंदर कि कितना किलो मटेरियल लगना चाहिए था, 1000 किलोग्राम मटेरियल लगना चाहिए था, कितने यूनिट के लिए, 100 यूनिट्स के लिए। एक्चुअल में कितना मटेरियल मैंने लगा दिया, 1200 किलोग्राम लगा दिया। ये पॉइंट क्लियर है? एक्चुअल में जो अपन ने एक्सेस मटेरियल कंज्यूम करा है वो कितना था, 200 किलोग्राम। ये 200 किलोग्राम किसने कंज्यूम करा, प्रोडक्शन मैनेजर की लापरवाही से हुआ। तो यूसेज वेरिएंस के लिए अपन किसको रेस्पॉन्सिबल बनाएंगे, प्रोडक्शन मैनेजर को रेस्पॉन्सिबल बनाएंगे। तो आप इसमें लिखेंगे एंड एंड प्रोडक्शन मैनेजर एंड प्रोडक्शन मैनेजर will be responsible will be responsible for such variance। ये पॉइंट क्लियर है सबको? अब पॉइंट ये आता है कि मटेरियल यूसेज वेरिएंस अपन कैलकुलेट किस तरह करेंगे। तो इसके लिए आप मेरे साथ लिखेंगे मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल यूसेज वेरिएंस किस तरह कैलकुलेट होगा, कितना मटेरियल लगना चाहिए था, जिसको क्या बोलते हैं अपन, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। कितना मटेरियल एक्चुअल में मैंने लगा दिया,
जिसको क्या बोलते हैं अपन, एक्चुअल क्वांटिटी। अब पॉइंट ये आता है कि सर इसको कौन सी प्राइस से मल्टीप्लाई करूं। तो देखो प्राइस का जितना भी इफेक्ट था वो सारा का सारा अपन ऑलरेडी किसको ट्रांसफर कर चुके हैं, परचेज डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर चुके हैं। क्योंकि जो मटेरियल खरीदा था वो किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, परचेज की। प्रोडक्शन वाले की कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो मटेरियल को परचेज करे। इसलिए यहाँ पर हमेशा कौन सी प्राइस आती है, स्टैंडर्ड प्राइस आती है। ये पॉइंट क्लियर है सबको? ठीक। अब अपन चेक करते हैं अपने एग्जाम्पल के अंदर यूसेज वेरिएंस कितना है। तो देखो अपने एग्जाम्पल के अंदर कितना मटेरियल लगना चाहिए था, 1000 किलोग्राम, और एक्चुअल में कितना लगा दिया, 1200 किलोग्राम। 1000 किलोग्राम मटेरियल लगना चाहिए था और एक्चुअल में मैंने कितना लगा दिया, 1200 किलोग्राम। और कौन सी प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस क्यों, क्योंकि परचेज करने के अंदर प्रोडक्शन मैनेजर का कोई भी रोल नहीं है, इसलिए वो हमेशा कौन सी प्राइस से मल्टीप्लाई होता है, स्टैंडर्ड प्राइस से। क्लियर है? सस्ता खरीदा तो भी परचेज वाले ने खरीदा, महंगा खरीदा तो भी परचेज वाले ने खरीदा। इसका काम तो सिर्फ क्या था, प्रोडक्शन से रिलेटेड। इसलिए अपन इसको कौन सी प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं, स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये अपन अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये वेरिएंस कितना आ रहा है अपने एग्जांपल के हिसाब से, 1000 किलो लगना चाहिए था, एक्चुअल में कितना लगा दिया, 1200 किलोग्राम, और कितने की प्राइस थी वो, 3 रुपए। तो 600 क्या हुए, एक्सेस लग गई, इसको क्या बोलते हैं अपन, एडवर्स वेरिएंस। एडवर्स आ चुका है। अब ध्यान से समझेंगे आप। अभी तक अपन ने कितने वेरिएंस केवल कंप्लीट करे हैं, 3 वेरिएंस कंप्लीट करे हैं। पहला कौन सा, कोस्ट वेरिएंस। कोस्ट वेरिएंस को फर्दर कितने पार्ट में कवर करा मैंने, 2 पार्ट में। एक किसकी वजह से, प्राइस की वजह से, जिसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, परचेज डिपार्टमेंट। दूसरा किसकी वजह से, यूसेज की वजह से या क्वांटिटी की वजह से, जिसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। पॉइंट क्लियर है? अब सर अगर अपने को ये चेक करना हो कि क्या ये वेरिएंस जो आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है, ये किसके बराबर होता है, प्राइस वेरिएंस प्लस यूसेज वेरिएंस। क्योंकि इन दोनों का टोटली क्या आता है अपने पास में, कॉस्ट वेरिएंस आता है। तो अपन चेक करके देख लेते हैं कि कॉस्ट वेरिएंस अपना कितना आ रहा था, 1800 का एडवर्स आ रहा था। इस 1800 को एडवर्स बनाने के अंदर कितनी पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट था, 2 पार्टीज का। एक प्राइस वाला था कितना, 1200 का एडवर्स, और एक किसका था, क्वांटिटी का या यूसेज का, वो कितना था, 600 का एडवर्स। आप चेक कर लें, 1800 का एडवर्स ये आ रहा है और 1800 का एडवर्स इन दोनों का टोटल आ रहा है। ये पॉइंट क्लियर है सबको? ठीक है। अभी तक अपन ने कितने वेरिएंस कवर करे हैं, फर्स्ट पार्ट के अंदर टोटल 3 ही वेरिएंस कवर करें। स्टडी मटेरियल के जो क्वेश्चंस है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, और आगे अपन अब इसको धीरे धीरे पूरा कंप्लीट कवर करते हुए चलेंगे। पूरी कोस्टिंग को अपन स्टडी मटेरियल, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस सब कुछ कवर करेंगे, आरटीपी एमटीपी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।